टी टाइम के बाद आफ्टर ऑसिलेशन, टी टाइम के बाद मान लिया ये यहाँ पर पहुँच जाता है टी टाइम के बाद, और ये इसने मीन पोजीशन के साथ एंगल थीटा बना दिया, ये इसका बोला जाता है फेस, इसको फेस बोला जाता है। और ये अब इसका जो एक्सट्रीम पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है वाई के बराबर, इसका रेडियस था a, तो y की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, y/a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो y/a किसके बराबर हो जाता है, साइन थीटा, इसका मतलब y = a साइन थीटा। और अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो तो ओमेगा की वैल्यू होती है θ/t, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला, इसका मतलब θ = ωt। अब थीटा की जगह ओमेगा टी पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी y = a साइन ωt। ये इक्वेशन तब होती है जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है मूव करना मीन पोजीशन से। और अगर ये t0 पर मीन पोजीशन से थोड़ा सा आगे है, मान लिया कि उसका इनिशियल फेज जो है वो मीन पोजीशन से थोड़ी सी उसकी पोजीशन ऊपर की तरफ है, मतलब उसका इनिशियल फेज ये है फाई, t0 पे वो यहाँ है और t टाइम के बाद वो पहुँच जाता है यहाँ, तो उसका नेट एम्पलीट्यूड हो गया मीन पोजीशन से ये, और उसके लिए हमने ये सारा एंगल निकालना पड़ेगा। अब टी टाइम में उसने थीटा एंगल ट्रेवल किया है, टी टाइम में उसने एंगल कर लिया ट्रेवल थीटा, तो टोटल एंगल हो गया थीटा प्लस फाई, ये फाई एंगल था नीचे वाला, और अब ये टोटल एंगल हो गया है थीटा प्लस फाई। तो उस केस में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो दिया जाएगा y = a साइन ωt, थीटा की जगह तो ωt आ जाएगा, थीटा प्लस फाई, a साइन ωt प्लस फाई, अगर ये पार्टिकल मीन पोजीशन से आगे है। और अगर ये पार्टिकल t0 पर मीन पोजीशन से पीछे था, फाई एंगल पीछे था, और फिर t टाइम में यहाँ से चल के ये यहाँ पहुँच जाता है, आफ्टर टाइम t यहाँ पे पहुँच जाता है, तो अब ये जो टोटल एंगल हो गया, ये टोटल एंगल हो गया थीटा का, और ये एंगल हो जाएगा फिर थीटा माइनस में फाई, मतलब मीन पोजीशन से पीछे था, जब टाइम उसका स्टार्ट हुआ तो पार्टिकल मीन पोजीशन से पीछे था, फाई एंगल पीछे था यहाँ पर। टी टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता है तो उसका टोटल एंगल जो हो गया, ये उसका टोटल एंगल हो गया है थीटा, ये था उसका फाई, टोटल एंगल हो गया थीटा, लेकिन मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, और इसके लिए जो ये एंगल हो जाएगा थीटा माइनस में फाई, और ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, ए हो गया उसका रेडियस, तो मेन जो है वो हमारे पास हो जाएगा a साइन थीटा माइनस फाई, और थीटा की जगह हम लिख सकते हैं ωt, तो a साइन ωt माइनस में फाई, ये उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है जब इनिशियली कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट करते हुए मीन पोजीशन से पीछे है t0 पर, और अगर मीन पोजीशन से आगे है तो थीटा प्लस फाई, मीन पोजीशन से पीछे है तो थीटा माइनस फाई, और मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो थीटा यानी कि ωt। अब एक पार्टिकल जब अपना कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा करता है तो जैसे मीन पोजीशन पर है, फिर एक एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, एक एम्पलीट्यूड कवर करने में उसने टाइम एक ऑसिलेशन का चौथा हिस्सा ट्रेवल किया अभी, फिर वापस आएगा, यह आधा हिस्सा हो गया, फिर उसने इस मीन पोजीशन पे नीचे वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा। तो इसका मतलब एक बार ऊपर वाली एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, फिर एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, इस प्रकार जब वो चलता है तो वो एक ऑसिलेशन पूरा करता है। एक ऑसिलेशन को हम ऐसे लिखते हैं, ये मीन एक्सट्रीम पोजीशन, फिर वापस मीन पोजीशन, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन और फिर मीन पोजीशन, तो यहाँ पर एक वेव पूरी होगी। और जब ये एक वेव पूरी होती है तो टोटल फेस कवर करता है ये कितने का,
2 पाई का, क्योंकि यहाँ से चलेगा तब π/2 का एंगल कवर कर लिया, फिर वापस आया π/2, फिर इधर गया, फिर π/2, फिर वापस गया, फिर π/2। तो एक ऑसिलेशन के अंदर टोटल एंगल कितना कवर करता है ये 2 पाई का। और एक ऑसिलेशन के अंदर जो वेव लेंथ ट्रेवल की जाती है, जैसे इस रास्ते की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, फिर वापस, फिर वापस, फिर वापस, यानी कि इस एक वेव की जो लेंथ होती है उसको कहा जाता है वेव लेंथ। तो इसका मतलब जब वेवलेंथ एक वेवलेंथ ट्रेवल करता है तो एंगल ट्रेवल करता है ये किसका 2 पाई का। और अगर मान लिया ये इसने x डिस्टेंस ट्रेवल करी है तो एंगल ट्रेवल करेगा ये यूनिट 2 पाई बाई लैम्डा का, यूनिट के लिए 2 पाई बाई लैम्डा। और अगर इसने x डिस्टेंस ट्रेवल की है तो एंगल ट्रेवल करेगा ये 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x। फिर देखते हैं जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, जब ये एक बार एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा यानी कि अपनी वेवलेंथ का चौथा हिस्सा ट्रेवल करेगा तो ये π/2 का एंगल ट्रेवल करेगा। फिर वापस आएगा मीन पोजीशन पे तो इसने हाफ वेवलेंथ ट्रेवल कर ली है, ऐसे यहाँ पे गया एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे आ गया तो ये हाफ वेवलेंथ कंप्लीट होगी। तो इसने एंगल ट्रेवल किया है पाई का। फिर ये नीचे वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा तो पाई का वहाँ से हो जाएगा तो 2 पाई का। यानी कि जब लैम्डा की वेवलेंथ ट्रेवल करता है तब एंगल ट्रेवल करता है 2 पाई का, यानी कि फेस डिफरेंस क्रिएट करता है 2 पाई का। एक की लेंथ अगर ट्रेवल करेगा तो 2 पाई बाई लैम्डा। और अगर जनरल मान लो x अगर उसने लेंथ ट्रेवल की है मीन पोजीशन से तो वो हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x। और इसको कहा जाता है जर्नल में फाई, मतलब फाई जो है वो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x के बराबर होता है। अब फाई की वैल्यू को इन इक्वेशंस के अंदर अगर हम पुट करना चाहें तो पुट कर सकते हैं। ये तो थी मीन पोजीशन से स्टार्ट होने वाली वैल्यू, यहाँ नहीं करेंगे। मीन पोजीशन से आगे हो या मीन पोजीशन से पीछे हो तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है मीन पोजीशन से अगर आगे है तो y = a sin ω t + फाई। तो फाई की जगह हम लिख सकते हैं a sin ω t प्लस में 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x। और ये जो टर्म होती है 2 पाई बाई लैम्डा इसको कहा जाता है k। ठीक है, हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं a sin ω t प्लस में kx। और अगर माइनस होता तो यह माइनस हो जाता। तो जर्नल में जो फेज डिफरेंस के साथ अगर इक्वेशन लिखी जाती है ऑसिलेशन पार्टिकल की, वो लिखी जाती है a sin ω t प्लस माइनस kx। और k की वैल्यू यहाँ हमने क्या बताई, k बताया हमने 2 पाई बाई लैम्डा। ये 2 पाई बाई लैम्डा हो गया, वेव नंबर भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन इस टर्म में मिल सकती है, इस टर्म में भी मिल सकती है और ऐसे kx की टर्म में मिल सकती है। एक दूसरी इक्वेशन और बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, वो यहाँ से कि ये जो 2 पाई बाई लैम्डा इसको कॉमन ले लो, इसको बाहर निकालो। अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे y = a sin, अब ω t को तो पहले तोड़ो 2 पाई बाई टी में। टोटल एंगल एक ऑसिलेशन का टोटल एंगल होता है 2 पाई, टाइम पीरियड होगा t, तो θ/t एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब ω t हो गया 2 पाई बाई टी के बराबर प्लस माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x। अब हम 2 पाई बाई लैम्डा को बाहर निकालते हैं, a साइन 2 पाई बाई लैम्डा हमने इससे बाहर निकाल लिया ब्रैकेट से। तो यहाँ पर 2 पाई तो था लेकिन लैम्डा नहीं था, इसलिए लैम्डा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, t यहाँ पे पड़ा रहेगा पहले जैसा ही, और ये हो जाएगा हमारे पास x। अब λ/t लेंथ अपॉन टाइम, एक ऑसिलेशन की लेंथ यानी कि वेव लेंथ अपॉन टाइम, ये हो जाएगी वेलोसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं a साइन इसको 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ये हो जाएगा vt प्लस माइनस x। एक जो इक्वेशन की फॉर्म होती है
ओसिलेशन की वो ये भी मिल सकती है कई जगह। जनरल में मिलती है ये, फिर फाई की जगह 2π/λ रखा जा सकता है, x रखा जा सकता है, और उसके बाद फिर ये ऐसे भी इक्वेशन मिल सकती हैं हमें ओसिलेशन की, एक पार्टिकल की ओसिलेशन की इक्वेशंस। जैसे हमने एक पार्टिकल ले लिया मीन पोजीशन से स्टार्ट होने वाला, तो ये पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मान लिया इसका एम्पलीट्यूड a है, तो इसकी इक्वेशन तो लिखी जा सकती है y = a sin ωt। फिर हम इसी के अकॉर्डिंग दूसरे पार्टिकल का ग्राफ बनाते हैं। जब ये पार्टिकल अपनी चौथाई वैल्यू ट्रेवल कर ले, मतलब जब ये π/2 की फेस ट्रेवल कर ले, यानी कि मानते हैं कि ये दूसरे पार्टिकल से, दूसरा पार्टिकल इस पार्टिकल से π/2 पीछे है। पीछे होने का मतलब है कि ये पार्टिकल जब अपना चौथा हिस्सा ट्रेवल कर लेगा तब दूसरा अपनी मोशन स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा तब दूसरे पार्टिकल की मोशन स्टार्ट होगी ऐसे। तो हमने इसको यहाँ से स्टार्ट कर दिया, दूसरे पार्टिकल का बेस अब ये बना दिया, तो अब इसकी मोशन यहाँ से स्टार्ट हुई। तो जब ये मेन पोजीशन पे आ जाएगा ना, जब ये मिनिमम हो जाएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, और जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो ये मिनिमम हो जाएगा ऐसे। ये देखो जब ये दोनों पार्टिकल्स को हम एक साथ करते हैं, देखो एक ही मोशन के अंदर लेते हैं। पहले तो जब ये पार्टिकल अपना ही चौथा हिस्सा ट्रेवल कर लेता है, यानी कि 4th क्वार्टर या π/2 का एंगल ट्रेवल कर लेगा, तब ये दूसरा पार्टिकल स्टार्ट होगा, यानी कि अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा। इस पार्टिकल की यहाँ पे वेव होगी ये पूरी हाफ वेव, लेकिन जब इसका इसने जब अपना आधा हिस्सा ट्रेवल किया था तब इसने अपना चौथा हिस्सा ट्रेवल किया है। इसने ये उसकी दूसरी पोजीशन थी, यहाँ पे इस पार्टिकल का ये हाफ ट्रेवल होगा, और ये इस पार्टिकल ने अपनी इसकी एक वेव पूरी होगी, यहाँ पे इसकी ये एक वेव कंप्लीट नहीं हुई है, और फिर यहाँ पे और आगे चलते हैं, इसकी इस मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग चले तो ये यहाँ हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जब ये पार्टिकल अपनी π/2 की लेंथ ट्रेवल कर लेता है तब दूसरा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों को जब हम एक ही लाइन के ऊपर रखेंगे तो हमारे पास ये ग्राफ ऐसे बनेगा। इस पार्टिकल ने π/2 आगे चल रहा है, ये π/2 की लीड में है, तो कहने का मतलब ये है कि दूसरा पार्टिकल जब इसने π/2 ट्रेवल कर लिया तब दूसरा पार्टिकल स्टार्ट हुआ है ऐसे, यहाँ से ओसिलेट करना। तो उसकी वेव फॉर्म ऐसे बनेगी, जब ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, और ये मिनिमम तब ये मैक्सिमम, इस टाइप में ये वेव ट्रेवल होगी ऐसे। ये दो पार्टिकल्स की वेव फॉर्म है, एक है π/2 आगे और एक है π/2 पीछे। तो अगर हम पहले वाले की इक्वेशन हमने y sin ωt ली है, तो दूसरे वाले की इक्वेशन को हम लेंगे y1, इसको ले लेंगे y2, और ये ले लेंगे a sin a की बजाय b, इसका एम्पलीट्यूड b है, तो हम लेंगे b sin ωt माइनस π/2, ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट पार्टिकल ने जब अपनी π/2 का फेस ट्रेवल कर लिया, या अपनी ओसिलेशन का चौथा हिस्सा ट्रेवल कर लिया, या वेवलेंथ का चौथा हिस्सा ट्रेवल कर लिया, तब दूसरा पार्टिकल स्टार्ट हुआ था। तो दोनों को पहले अलग अलग दिखाया, फिर दोनों को जब हमने एक साथ दिखाया तो ये वेव फॉर्म बनती है। अब इसका एम्पलीट्यूड a है, इसका एम्पलीट्यूड b है, तो दोनों की इसकी वेव फॉर्म तो ये बन गई, क्योंकि ये π/2 पीछे था तो इसकी फॉर्म ये बन गई। अगर आगे की करते हैं तो अगर इसकी वेव फॉर्म को ऐसे लिखते हैं b sin ωt, क्योंकि a वाला आगे है तो उसकी ऐसे लिख दी जाएगी a sin ωt प्लस में π/2। ये है, दोनों को अगर हम एक साथ ट्रेवल करवाएं तो ये ऐसे मूव करवा सकते हैं। ये पार्टिकल तो यहाँ से ट्रेवल हो रहा है, जो आगे वाला है वो यहाँ से ट्रेवल होगा ऐसे।
π/2 का फेज डिफरेंस था ये। अगर करते हैं इनके बीच में पाई का फेज डिफरेंस या लैम्बडा का पाथ डिफरेंस इसमें λ/4 का है, फेज डिफरेंस इसमें π/2 का था। और अगर हम करते हैं λ/2 का पाथ डिफरेंस या पाई का फेज डिफरेंस, तो जैसे एक पार्टिकल अपनी आधी वेवलेंथ ट्रेवल कर लेता है, मतलब जब ये पार्टिकल मूव करके यहाँ आ जाएगा तब दूसरा स्टार्ट होगा, तो दूसरे की वेव ऐसे बनेगी। तो ये तब है जब दो पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस तो कितना है पाई का, और पाथ डिफरेंस यानी कि डेल एक्स उनके बीच में कितने का है λ/2 का। और अगर हम करें लैम्बडा का पाथ डिफरेंस और 2 पाई का फेज डिफरेंस, तो जब एक पार्टिकल अपनी एक वेव पूरी कर लेता है, इस पार्टिकल ने अपनी एक वेव कंप्लीट कर ली, तब दूसरा स्टार्ट होगा। अब इनकी वेव फॉर्म ऐसे बनेगी। तो इस केस में पाथ डिफरेंस जो फेज डिफरेंस है वो तो है 2 पाई का, और जो पाथ डिफरेंस है यानी कि डेल एक्स वो है लैम्बडा का। तो इस प्रकार ये पता होना चाहिए भी कौन सा आगे है कौन सा पीछे है। ठीक है, अगर π/2 पीछे वाला करते हैं एक साथ कि भाई जैसे ये π/2 आगे है और ये π/2 पीछे है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे। ये π/2 पीछे वाला था, ये पीछे है π/2, ये π/2 आगे है। जो आगे है वो मेन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, तो पीछे वाला मेन पोजीशन से π/2 पीछे ऐसे रहेगा। तो इस प्रकार ये वेव फॉर्म होती हैं। वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग हम पाथ डिफरेंस बता सकते हैं। यहाँ पे इस पार्टिकल ने अपना आधा हिस्सा ट्रेवल किया था, हाफ पाथ ट्रेवल कर लिया था, हाफ वेव लेंथ, तब दूसरा स्टार्ट हुआ है ये। तो इसका मतलब इनके बीच में पाथ डिफरेंस हो गया लैम्बडा का, फेज डिफरेंस हो गया पाई का। यहाँ पे इस पार्टिकल ने जब अपनी एक वेव लेंथ ट्रेवल कर ली तब दूसरा स्टार्ट हुआ है। इनके बीच का पाथ डिफरेंस है लैम्बडा का और फेज डिफरेंस है 2 पाई का। तो इसका मतलब जब दो पार्टिकल्स के बीच में लैम्बडा का फेज पाथ डिफरेंस होता है तो 2 पाई का फेज डिफरेंस होता है। एक है तो 2 पाई बाई लैम्बडा का, और अगर x है तो सीधी सी बात है 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू एक्स, और इसको कहा जाता है फाई। ये वही आ गया कि दो पार्टिकल्स के बीच में, दो वेव्स के बीच में अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा का है तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई का, पाथ डिफरेंस 1 है तो 2 पाई बाई लैम्बडा, और x है तो 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू एक्स, इसको कहा जाता है फाई। ये फाई फेज डिफरेंस हो गया। तो ये वेव फॉर्म बना के समझा दी है कि दो पार्टिकल्स के अंदर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस कैसे होगा। इसको प्लस का लेके चलते हुए हम माइनस से करवा देते हैं। आज एक पार्टिकल, एक वेव जो है वो इससे रिप्रेजेंट है, जिसका एम्पलीट्यूड ए है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, सेम फ्रीक्वेंसी है। दूसरा जो है हमारे पास ये होगा बी साइन ओमेगा टी माइनस फाई। इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का केस भी होता है, लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के केसेस में जो है फाइनल में हमने यही मानना पड़ता है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो तब उस कंडीशन में यही आ जाएगा। तो मैंने सेम फ्रीक्वेंसी से ही करवा दिया है, और ये कोहेरेंट सोर्सेज की कंडीशन में भी आएगा। तो अब हमारे पास जो है ना दो वेव हैं, ए साइन ओमेगा टी, दूसरी है बी साइन ओमेगा टी माइनस फाई। दोनों को सुपर इम्पोज करवाना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखनी है। मतलब एक वेव तो ऐसे जा रही है ये, और दूसरी वेव जो है ना फाई एंगल पीछे है मान लिया इससे, तो जर्नल में वैसे ट्रेवल होगी, ऐसे इस टाइप में ट्रेवल होगी, तो कोई ना कोई रिजल्टेंट वेव बनेगी इन दोनों की, और वो इस टाइप की बनेगी। क्योंकि एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, फेज डिफरेंट है, तो कुछ टाइप में इस टाइप की वेव बनेगी मान लिया वो। तो वो हमने बढ़ानी है कि उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, उसका फेज कितना होगा, ये सब बताना है। तो यहीं से होगा वो। अब देखो ए साइन ओमेगा टी एज इट इज रहा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला खोलो यहाँ पे, साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी, बी साइन ओमेगा टी माइनस फाई को साइन ओमेगा टी माइनस फाई के लिए हमने साइन ए माइनस बी का फार्मूला खोल दिया। तो अब हमारे पास ये बन गया ए साइन
ओमेगा टी प्लस में बी साइन ओमेगा टी कोस फाई माइनस में बी कोस ओमेगा टी साइन फाई। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं हम। तो साइन ओमेगा टी इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे। हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी कोस फाई इंटू साइन ओमेगा टी, और ये कोस ओमेगा टी वाली टर्म आगे आ जाएगी बी साइन फाई, और यहाँ पे कर देंगे हम कोस ओमेगा टी। अब जो ये टर्म आई हमारे पास ए प्लस में बी कोस फाई, इसको हम मान लेते हैं आर कोस थीटा, और जो बी साइन फाई आई है उसको मान लेते हैं हम आर साइन थीटा। मान लिया ये जनरल चल रहा है वाई, लेट ए प्लस बी कोस ओमेगा टी ना बी कोस फाई, ए प्लस बी कोस फाई को हमने मान लिया आर कोस थीटा, इसको तो आर कोस थीटा मान लिया, और जो बी साइन फाई है उसको मान लिया हमने आर साइन थीटा। तो अब ए प्लस बी कोस फाई की जगह तो रखेंगे आर कोस थीटा, और बी साइन फाई की जगह रखेंगे आर साइन थीटा। तो इसलिए ये जो वाई है वो इस टाइप का बन जाएगा भाई, y इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस फाई की जगह हमने आर कोस थीटा रखना है, तो आर कोस थीटा और पीछे है साइन ओमेगा टी, और बी साइन फाई की जगह रख लिया हमने आर साइन थीटा, तो माइनस में आर साइन थीटा और पीछे था कोस ओमेगा टी। अब हमने आर को ले लेंगे कॉमन, और ऐसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी कोस थीटा माइनस में कोस ओमेगा टी साइन थीटा। ये हमारे पास साइन ओमेगा टी कोस थीटा माइनस में कोस ओमेगा टी साइन थीटा साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन गया है। तो इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस में थीटा। ये रिजल्टेंट वेव बन गई। दोनों वेव को मिला के जो रिजल्टेंट वेव बन रही है वो ये बन गई, जिसका एम्पलीट्यूड है आर और जिसका फेस है ओमेगा टी माइनस में थीटा। यानी कि ए जो पहली वेव थी उसका फेस था ओमेगा टी, दूसरी का फेस था ओमेगा टी माइनस में फाई, तो रिजल्टेंट जो बनी उसका फेस हो गया ओमेगा टी माइनस में थीटा। मतलब रिजल्टेंट वेव जो है वो पहली वाली वेव जैसे ये थी ओमेगा टी वाली, तो उससे थीटा एंगल पीछे वो फाई वाला यहाँ से था, तो थीटा को हम यहाँ से कर लेते हैं ऐसे, ये रिजल्टेंट वेव बन जाएगी। पहली के रेस्पेक्ट में दिखाया गया, अभी हमने दूसरी ड्राइव नहीं की यहाँ पे, ये थीटा एंगल पीछे होगी। और ये अब बात करते हैं आर की, कि जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का वो कैसे होगा, फिर आएगा तुम्हारी समझ में सारा। अब हमने रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालना है, तो उसके लिए सिंपल है कि भाई जो आर कोस थीटा मानना था हमने, वो किसके बराबर माना था, हमने आर कोस थीटा लिया था हमने ए प्लस बी कोस फाई के बराबर। ऐसे लिया था कि आर कोस थीटा इज इक्वल टू ए प्लस में बी कोस फाई। तो इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे तो ये इधर बन जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और इधर इस सारे का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस में 2ab कोस फाई। ये तो हो गया इसका स्क्वायर। फिर हमने लिया आर साइन थीटा, वो क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास बी साइन फाई। इसका स्क्वायर करो तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई के बराबर।
अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो है इधर तो बन जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और उधर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस में 2ab कोस फाई प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये बनेगा 1, तो इधर तो बन गया आर स्क्वायर, उधर यहाँ से देखो ए स्क्वायर तो एच इट इज रहेगा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई में बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा हमारे पास 2ab कोस फाई। तो अब हमने आर निकालना है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस फाई। ये है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, और ये एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है फाई पे। यदि फाई की वैल्यू हो जाए 0, तो फाई की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, इफ फाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कोस फाई की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1। हाँ तो इस प्रकार अब हम इसको देखते हैं फाइनल एम्पलीट्यूड को। यदि दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है 0, यानी कि फाई की वैल्यू 0 है, तो उस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा भाई हमारे पास दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस 0 था, यानी कि दोनों सेम फेज में ट्रेवल कर रही थी, और दोनों वेव जब सेम फेज में ट्रेवल करती हैं तो कंडीशन क्या बढ़ती है? अब ये तो आ गया रिजल्टेंट वेव की फॉर्म, ये यहाँ पे लिख देता हूँ कॉर्नर में, आर साइन ओमेगा टी माइनस में थीटा, और ये आ गया उसका एम्पलीट्यूड की इक्वेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस फाई। अब पहली कंडीशन ली हमने, इफ फाई इज इक्वल टू 0, यानी कि दोनों वेव सेम फेज में ट्रेवल करेंगी, सेम फेज में ट्रेवल करेंगी मतलब दोनों एक साथ शुरुआत होंगी, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा है, एक का ए है एक का बी है, ये हो गया। तो उस केस में जब फाई की वैल्यू 0 करेंगे यहाँ पर हम, तो हमारे पास आर की वैल्यू बनेगी भाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस 0, कोस 0 का मान होता है 1, तो इसका मतलब 2ab हो गया। अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का स्क्वायर और उस सारे का स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया? ए प्लस ए बी के बराबर, यानी कि जो रिजल्टेंट वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों के एम्पलीट्यूड का सम हो जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो जुड़ जाएगा, इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड से ज़्यादा होगा, ऐसे, और सेम फेस में होगा। ये वो कंडीशन आ गई। अगर इन दोनों के बीच का एंगल हो जाए 90 डिग्री या पाई, पहले पाई लेते हैं, अगर फाई की वैल्यू इफ फाई इज इक्वल टू जी, इफ फाई इज इक्वल टू पाई, दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो पाई का है, मतलब एक वेव चल रही है ऐसे ए वाली और बी वाली चल रही है ऐसे, ये एम्पलीट्यूड ए है और ये नीचे वाला, ये दूसरा जो एम्पलीट्यूड है ये बी है। तो अब इसमें फाई की वैल्यू पाई रखो, पाई रखते हैं तो हमारे पास आर की वैल्यू बनेगी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस पाई, कोस पाई की वैल्यू होती है -1, तो इसका मतलब ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये बन गया a माइनस बी का स्क्वायर, इसका मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया हमारे पास a माइनस में b, यानी कि अब अगर a बड़ा है, इफ़ a ग्रेटर देन b,
तो रिजल्टेंट वेव जो आएगी वो ए की तरफ आएगी, ए वाला एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ है, तो रिजल्टेंट वेव जो है वो ये बन जाएगी भाई, ए में से बी को घटा दो, ये रिजल्टेंट वेव बन जाएगी। पाथ डिफरेंस कर देते हैं हम यहाँ पे, यानी कि फेस डिफरेंस यहाँ पे कर देते हैं हम 3 पाई का, 3 पाई कर दो तो पाथ डिफरेंस हो गया 3/2 लैम्बडा। तो ये इस टाइप की जो है ना हमारे पास वो बढ़ेगी, मतलब अगर पाथ डिफरेंस पाई का है, फेस डिफरेंस पाई का है, तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस λ/2 का मिलेगा। मतलब जब एक वेव अपना आधा रास्ता ट्रेवल करेगी तब दूसरी चलेगी, तो यही कंडीशन आ गई। और अगर फेस डिफरेंस 0 का है या पाई का 2 पाई का है तो पाथ डिफरेंस 2 पाई लैम्बडा का मिलेगा ऐसे। तो इस प्रकार ये दोनों इक्वेशंस हमारे काम आनी है। अब इन्हीं को यूज करके हम निकालते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। इंटेंसिटी का फार्मूला होता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पहली जो वेव थी उसका एम्पलीट्यूड ए था, तो I1 तो हो गया हमारे पास के ए स्क्वायर। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए स्क्वायर, तो प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए के कांस्टेंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे I1 हो गया के ए स्क्वायर, I2 हो गया के बी स्क्वायर, ठीक है। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो आ जाएगी के आर का स्क्वायर। अब इंटेंसिटी की टर्म में हमने ए निकालना है, तो ए को निकालेंगे तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा I1/k और सारे का रूट। इसी तरह बी कितना हो जाएगा I2/k सारे का रूट, और इसी तरह आर कितना हो जाएगा I/k और सारे का रूट। अब यहाँ पे ए की, बी की और आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए। तो आर की वैल्यू होगी भाई यहाँ पे I/k सारे का रूट, या फिर स्क्वायर कर दो। चलो स्क्वायर नहीं करते हम, ये ऐसा ही करते हैं, बाद में करेंगे स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट में था ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ए स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी I1/k। ए स्क्वायर इज इक्वल टू I1/k। इसी तरह बी स्क्वायर इज इक्वल टू I2/k। इनकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास ए स्क्वायर की जगह तो आ जाएगा I1/k, बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा I2/k प्लस में 2, ए की जगह रखना हमने रूट I1/k, बी की जगह रखना है रूट I2/k और कोस फाई। तो ये के का रूट जो है ना वो के बाहर आ जाएगा। तो इधर है हमारे पास रूट में I/k, इधर हमारे पास हो जाएगा I1/k प्लस में I2/k प्लस में 2 रूट में I1 I2/k और कोस फाई। अब रूट के को बाहर निकाल लो तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी, रूट I की वैल्यू आएगी, रूट I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस फाई। ये कट जाएगा हमारे पास के। और अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाती है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस फाई।
ये इंटेंसिटी का फार्मूला आ जाता है I1 प्लस में I2 2√I1 I2 cos फाई। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है इंटेंसिटी बाई के, और एम्पलीट्यूड हो जाता है उसका रूट। ये सारे फार्मूले बना के हमने इंटेंसिटी ए बी सी आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये इंटेंसिटी की इक्वेशन आ गई। अब वो इक्वेशन यूज़ करो कि अगर फाई की वैल्यू 0 है तो इंटेंसिटी कितनी होगी, और फाई की वैल्यू पाई है तो कितनी होगी। क्योंकि जब 0 आई थी तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया था, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो उस केस में जब फाई की वैल्यू 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इंटेंसिटी हो जाएगी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, I1 प्लस में I2 और 2√I1 I2, इसका जोड़ हो गया। और मिनिमम करते हैं तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I मिनिमम। अगर पाई की वैल्यू पाई करते हैं तो I1 प्लस में I2 माइनस का 2√I1 I2, ये आ जाएगा हमारे पास मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी तो ये बन गई, मिनिमम इंटेंसिटी ये बन गई। और बात करें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था हमारे पास a प्लस बी, मिनिमम था a माइनस बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो है I1 I2 की टर्म में दिखा दी हमने, और अगर डायरेक्ट a और b की टर्म में मिनिमम मैक्सिमम दिखना चाहें तो r की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, a प्लस बी। ये निकाला था हमने इस कंडीशन में। r की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, a माइनस बी। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी रिजल्टेंट वेव की। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो सकती है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि a प्लस बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी तरह मिनिमम इंटेंसिटी ये हो सकती है मिनिमम एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं a प्लस बी को लिख सकते हैं I मैक्सिमम a प्लस बी का स्क्वायर ही लिख लो ना, I मैक्सिमम बाई के। और a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, I मिनिमम बाई के। अब इनको अगर एक बार जोड़ देंगे तो हमारे पास बन जाएगा I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम, घटा देंगे तो I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम। मतलब रिजल्टेंट हमारे पास a और b की वैल्यू निकालनी हमने। तो a और b की वैल्यू के लिए हमारे पास जो है ये बनेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो अगर निकालना चाहते हैं हम, तो वो यहाँ से बन जाएगा भाई, क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पहले यहाँ से निकालो। a प्लस बी किसके बराबर है, r मैक्सिमम के बराबर। तो इन दोनों को जोड़ो तो हमारे पास बनता है 2a की वैल्यू हो जाती है r मैक्सिमम प्लस में r मिनिमम। अगर जोड़ दिया तो इसका मतलब a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास r मैक्सिमम प्लस r मिनिमम बटे 2। देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आया था 0 की कंडीशन में, 2 पाई की कंडीशन में, 4 पाई की कंडीशन में। मिनिमम एम्पलीट्यूड आया था पाई की कंडीशन में या 3 पाई की कंडीशन में। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आया था a प्लस बी के बराबर, मिनिमम एम्पलीट्यूड आया है a माइनस बी के बराबर। इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी r मैक्सिमम प्लस r मिनिमम बाई 2। और अगर दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास 2b की वैल्यू आ जाएगी। अगर r मैक्सिमम में से हमने r मिनिमम घटा दिया तो हमारे पास आ जाएगा 2b इज इक्वल टू r मैक्सिमम माइनस r मिनिमम। इसका मतलब हमारे पास b की वैल्यू ये आ गई, r मैक्सिमम माइनस r मिनिमम बटे 2। और फिर a बाई बी का अगर रेशियो निकालना चाहें हम तो वो ये बनता है r मैक्सिमम प्लस में r मिनिमम और नीचे r मैक्सिमम माइनस में
आर मिनिमम। एक फार्मूला ये यूज़ होगा कहीं ना कहीं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये हैं और इनके रेस्पेक्ट में फिर इंटेंसिटी आएगी। ठीक है, ये आया था हमारे पास आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम, तो इस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर में आएगी हमारे पास मिनिमम इंटेंसिटी प्लस में मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी प्लस में माइनस में मिनिमम इंटेंसिटी। तो इसके रेस्पेक्ट में हम इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये है हमारे पास ए है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं √A1, मतलब यहाँ पे I1 लिख सकते हैं। ए के रेस्पेक्ट में पहले की इंटेंसिटी होती है। इसी तरह बी एम्पलीट्यूड था दूसरी वेव का, तो दूसरे की इंटेंसिटी, उसको ये मैक्सिमम इंटेंसिटी I मैक्सिमम प्लस में I मिनिमम और बटे में I मैक्सिमम माइनस में I मिनिमम, ये इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में आ जाएगा हमारे पास रेशियो। ये आ जाए एम्पलीट्यूड का रेशियो, ये आ जाएगा इंटेंसिटी का रेशियो, स्क्वायर रूट करके ऐसे इस प्रकार है। ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट होगा, इधर भी और इधर भी, फिर वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो जनरल रेशियो यही बनता है हमारा ये।